हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट मूवमेंट एंड कपल के बारे में। डैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्टैटिक्स। इससे पहले हम स्टैटिक्स के रिजल्टेंट, रिजॉल्व पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास आती है मूवमेंट और कपल। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा डायनामिक्स मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन हमें एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखते हैं स्टैटिक्स में से मूवमेंट एंड कपल के बारे में अगर डिस्कस करें तो हम डिस्कस करेंगे पहले मूवमेंट के बारे में, है ना। मूवमेंट के बारे में एक कंडीशन सच मैंने और बतानी थी ना आपको ना। चलो वो कपल के टाइम पे शुरू कर दूँगी भाई। अब मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंटम। ठीक है, देखो आपके पास कोई भी एक फोर्स है, एक फोर्स है और एक पॉइंट है ओ पॉइंट। यू हैव टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। आप लोगों ने फोर्स एफ की मूवमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, तो मूवमेंट जस्ट एक ध्यान रखना, मूवमेंट का बस फॉर्मूला ही होता है मूवमेंट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट अ पॉइंट। ठीक है जी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ पे। मोमेंटम इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जस्ट ये फॉर्मूला माइंड में रखना है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हेयर इज ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज एफ, तो एफ इंटू ओ एम लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ एम। ठीक है जी, मोमेंटम क्या होती है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट अ पॉइंट। किसे? पॉइंट के लोग, कोई ना कोई पॉइंट होगा उसके लोग हम क्या निकालते हैं? मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है जी, और मोमेंटम वही बात पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। देखो अगर पॉइंट और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। सेम कपल में डायरेक्शन चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज़ अ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इफ़ अगर आपके पास फोर्स ऐसे ही है लेकिन पॉइंट हेयर इज़ अ पॉइंट एंड वी मूव, पॉइंट यहाँ है, हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ही होती है। मोमेंटम का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट। ये बॉडी जिस पे हमने फोर्स लगाया उसको किसी एक पॉइंट के अलोंग रोटेट करने की क्या टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम। ठीक है जी, मोमेंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए दैट इज अ क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉइंट यहाँ हो गया तो इसके अलोंग मूव करेगी, इसके अलोंग मूव करेगी, इसके अलोंग मूव, दैट इज अ क्लॉकवाइज। जितना अपनी घड़ी घूमती है ना, वॉच घड़ी घूमती है, तो नेगेटिव दे लिए किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रख लेना क्योंकि समटाइम इसी से एमसीक्यूज बन जाता है। प्लस एक तो ये फॉर्मूला है हमारा मोमेंटम निकालने का भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड वन दिस, इसके बाद बस एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपका हो जाएगा। प्लस कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी मोमेंटम के बारे में, है ना। एक सेकंड पॉइंट ये नोट कर लेना। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या नोट करोगे आप। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चले गया कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। नाउ देखो मोमेंटम आपका गलती से मेरे से मोमेंटम ही निकल जाता है, वो डायनामिक वाला मूवमेंट है भाई। अगर यू एम डालेंगे, EUM डालेंगे लास्ट में तो वो मूवमेंटम बनता है, दैट इज इन द डायनामिक, लेकिन ये मूवमेंट है। ठीक है, अगर गलती से मेरे से निकल रहा है वो ध्यान रखना, मूवमेंट। ठीक है, नहीं मूवमेंट इज वैनिश या जीरो, वैनिश लिख सकते हैं या फिर जीरो। पूछ सकते हैं कि मोमेंटम कब आपका जीरो होता है, तो मोमेंटम इज जीरो। कब जीरो होगा? देखो दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो इफ फोर्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, इफ फोर्स मैग्नीट्यूड इज जीरो,
क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो जीरो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज अ जीरो। ठीक है, फिर जीरो हो गया। सेकेंड कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। सेकेंड कंडीशन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। ये कब बनेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब बनेगा? कब बनेगा? देखिए हम पॉइंट ऑफ जो, क्योंकि लिखा ना अबाउट अ पॉइंट, जो हम पॉइंट ऑफ एक्शन ले रहे हैं, है ना, दैट इज नॉट ऑन द फोर्स। लेकिन अगर आपका जो दैट इज अ फोर्स एंड दिस इज अ पॉइंट, अगर हमने मोमेंटम निकालनी है अलोंग द पॉइंट ए, सेम डायग्राम भी पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने ये लिख दिया कि मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो है। तो दैट मीन्स इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो मीन्स जो पॉइंट है आपका लाई हो जाए ऑन फोर्स। ये भी वर्डिंग लिखी हो सकती है कि फोर्स की लाइन पे ही लाइन है। ठीक है, जब फोर्स नहीं लिखा होगा, पॉइंट लाई ऑन लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इसे, लाइन ऑफ एक्शन, जिस पे काम हो रहा है। अगर आपका पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है, या फिर डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं। अब यही डायग्राम दे दी और आपको पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि मूवमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है ना, अलॉन्ग, बस एट पॉइंट ए, मूवमेंट एट पॉइंट ए, और ये डायग्राम दे दी। तो मूवमेंट क्या आएगी एट पॉइंट ए? हेयर फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो, सो मूवमेंट क्या आ जाएगी? जीरो। जीरो वर्ड लिखा होगा तो जीरो लिख देना, वैनिश लिखा होगा तो वैनिश लिख देना। एच लिखना था भाई, वैनिश। ठीक है जी, वैनिश होगा तो वैनिश लिख देना। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें से भी डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस दोनों टाइप के आते हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट किनसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि इनसे आपका डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, क्वेश्चंस भी अभी करवाऊंगी। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इट्स विजिबल प्रॉपर, इट्स नॉट लाइट, यस। ठीक है जी, अबाउट अ पॉइंट। तो हमने क्या क्या चीज़ नोट की कि मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड मूवमेंट बिकम जीरो वैनिश इफ फोर्स इज जीरो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो मीन्स पॉइंट लाई ऑन लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट लाइन ऑन लाइन ऑफ एक्शन, या फिर पॉइंट लाई ऑन द फोर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज आल्सो नोटेड। मोमेंटम निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो किस केस में आता है भाई? वो देखिए, मोमेंटम निकालने का एक और फॉर्मूला देखिए। थर्ड पॉइंट तक नोट हो गया। अब 4 पॉइंट नोट कीजिए, इनको नोट कर लिया कीजिए साथ साथ में। ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी इजी हो जाते हैं और आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। इफ फोर्स इज साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं ट्रायंगल के। मान लो ये आपकी ट्रायंगल होगी ए बी सी। ठीक है, हेयर इज ए फोर्स पी एंड इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। अगर एक फोर्स पी है और वो बाहर तक मूव हो रही है, ठीक है, बाहर तक मूव हो रही है, तो इस केस में तो हमारा मूवमेंट का फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सी होगी? P इंटू, यहाँ से हम क्या बना लेते हैं? परपेंडिकुलर बना लेते हैं। परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, जब दिया होगा जो भी होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल की, ऑलरेडी ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में भी दे सकते हैं, है ना। ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे P पॉइंट दे दिया, तो ये जो साइड दी होगी डैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा लो, यहाँ पे मान लो AM लगा दिया, तो यही फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी। बट अगर उन्होंने आपको ये लिख दिया इफ़ फोर्स, जैसे ये फंडा था ना, इफ़ फोर्स इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल मीन्स कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, द फोर्स मैग्नीट्यूड एंड द साइड इज सेम। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ABC ट्रायंगल दे रखी है और फोर्स यहाँ से यहाँ तक की ही आपकी फोर्स है P, अब आगे एक्सटेंड नहीं की हुई, हम ये कह सकते हैं कि जो BC की लेंथ है ना, और P का मैग्नीट्यूड, या B, क्योंकि P अगर वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऐसे ले लो, अदरवाइज अगर कांस्टेंट वैल्यू तो हम सीधा लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, यानी कि फोर्स ट्रायंगल की एक साइड ही रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स ट्रायंगल की एक साइड ही रिप्रेजेंट कर रही है।
इन ऑर्डर में है, एक साइड रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जैक्ट साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हमारा फिर जो मोमेंटम होता है, मोमेंट होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी, जो मैंने ए बी सी लिया है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रैंगल ना, ठीक है ना। ये फोर्थ वन फॉर्मूला ध्यान रखना, ये केसेस का ध्यान रखना। अगर फोर्स एक्सटेंडिंग वे में है तो वही फॉर्मूला है, लेकिन अगर ये आ जाता है कि फोर्स और वो साइड का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाता है। अब मैं इसी के बेस्ड पे आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ, जिससे आपको जितना मैंने ये 4 पॉइंट नोट करवाए हैं आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बस कपल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नहीं एक बार पढ़ना, एक चीज़ बतानी रहेगी, पहले वो देख लीजिए। मोमेंटम के बारे में ये चीज़ भी पूछ सकते हैं आपके पास, यूनिट्स ऑफ मूवमेंट। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या, मूवमेंट क्या होती है भाई? यूनिट आपके पास एक उसकी एसआई यूनिट, एक सीजीएस यूनिट होती है। जो एसआई यूनिट आएगी दैट इज़ द न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, दैट इज़ द डाइन पर सेकेंड। समटाइम यूनिट ही पूछ लेते हैं कि मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ अ न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड लिख रही हूँ, सॉरी सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। देखो हमने जो फॉर्मूला किया था वो क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स न्यूटन में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होगा मीटर में, ठीक है, मीटर में। अगर फोर्स डाइन में दी हुई है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होगा सेंटीमीटर में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होगा सेंटीमीटर में। इजी है, कुछ भी नहीं है, दोनों को ही मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ भी नहीं। इसको ना हैश में ना डालो ना, प्यारों में रखो कि मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब तो डिवाइड में हो जाएगा। हाँ तो स्पीड की क्वांटिटी शो कर देगा भाई, न्यूटन इंटू मीटर ऐसे डालो, डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आएगा। अगर डिवाइड में होता तो वो डिवाइड वाला सिंबल लगाते हम, है ना, सिंबल गलत लगाता, ये नोट कर लेना। ओके नाउ क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सेस, द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजन। अबाउट ओरिजन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट डाला है। एक्स वाई प्लेन था, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री का नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होगी, ये नेगेटिव मैंने ले ली, ये ले ली भाई फोर्स, दैट इज़ अ फोर्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। कितना बना रही है, 45 डिग्री का, यही लाइन दिया है। और ये फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन की। और फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल 45 डिग्री, भी एक एंगल बना रही है कितने का, 45 डिग्री का एंगल बना रही है, नेगेटिव एक्स एक्सेस के साथ बना रही है। तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ 45 डिग्री का मैंने बना दिया। तो हमने मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स निकालना है कि इस फोर्स का मूवमेंट क्या आएगा अबाउट ओरिजन, ओरिजन के साथ इसका क्या आएगा हमने ये बताना है, ठीक है जी। तो ओरिजन के साथ निकालना है, तो ओरिजन के जिस पॉइंट के लोग निकालना है, फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे क्योंकि फोर्स हमें गिवन है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा। लेकिन मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम यही मुझे निकालना पड़ेगा। अगर ये मेरा आ गया तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही निकालना है मैंने, है ना। एक लाइन लिखनी रहेगी ना बीच में, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। A force of 20 न्यूटन एक्ट इन एक्स वाई प्लेन एंगल 45 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सेस। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया विच इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम ओरिजन, ये वर्डिंग रह गई भाई, ठीक है। जो ओरिजन से, फोर्स से बात की है, जो ओरिजन से विच इज़ 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम ओरिजन, जो ओरिजन से 5 मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी से है, अपार्ट का मतलब 5 मीटर की दूरी पे है, ये चीज़ रह गई थी लिखनी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा
मूवमेंट क्या होता है ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मेरे पास 20 है, सिर्फ क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए मेरे पास ये एंगल है, यहाँ पे 90 हो गया, दैट इज़ अ बेस, और ये हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। इसे यूज़ करके मैंने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन वाला फॉर्मूला लगा लूँ, क्योंकि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 45। साइन 45 इज परपेंडिकुलर तो फाइंड ही करना है, हाइपोटेनियस कितना हो गया, 5। अब परपेंडिकुलर इज, ये उधर चला जाएगा भाई, है ना, मल्टीप्लाई में 5 इंटू साइन 45, तो 5 इंटू 1/√2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये आ गया ना, बस यहाँ पे फिल कर दो। फोर्स इज 20 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5/√2। जा तो आपके पास 100√2 ही होगा ऑप्शन में है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि डिवाइड में स्क्वायर रूट वो नहीं देते, तो हम इसे क्या कर लेते होते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं बस, और कोई फंडा नहीं होता। तो हो सकता है आपका आंसर ऑप्शन में आपको ये मिले, 50√2 मिले। ठीक है जी, तो ये आपका क्या गया आंसर, कुछ भी नहीं किया। मूवमेंट निकालना था तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, इसमें थोड़ा सा माइंड ये जरूर लगाना था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए एंगल दिया है, तो जो ट्रायंगल्स वाला, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसको मैंने यूज़ किया, परपेंडिकुलर निकाल लिया, परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई, यहाँ पर फिल किया और मेरा आंसर। ठीक है, वीडियो वैसी लंबी हो जाती है ना, अब मैंने कपल भी करवाना है इसमें, 15 मिनट की वीडियो तो हो भी गई, अभी 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, पर दोनों जल्दी जल्दी भी हो जाएंगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बट एग्जाम से हमसे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, प्लस हमने ये सब कुछ किया भी नहीं होता इतना। ये हमारा जो बीएससी में 3rd 4th सेमेस्टर है ना, 3rd सेमेस्टर में शुरू हो जाता है डायनामिक्स और ये स्टैटिक्स वगैरह मैथ, 3rd और 4th सेमेस्टर के, उन्हीं मैथ्स में सेम पढ़े हैं, आप देख सकते हो। इन द गिवन डायग्राम, देखो इस डायग्राम में फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है। यहीं से पता चल गया मुझे, अगर मूवमेंट निकालना है तो दोनों फॉर्मूले से कोई भी यूज़ हो सकता है। 2 फॉर्मूले थे, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला और सेकंड वन इज फोर्स इनटू मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर ABC ट्रायंगल दी भी है, फोर्स बाहर तक जा रही है, बाहर तक जा रही है, तो मुझे पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नहीं लगने वाला। तो कौन सा लगेगा भाई, इसमें भी फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो 12 न्यूटन दे रखी है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, उन्हें ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। देखो ये चीज़ गिवन थी, अब मुझे ये दिख रहा है 60 60 60, दैट मीन्स ये क्या है, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में है ना ABC, यहाँ पे मेरी फोर्स जा रही है, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ, अगर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है ना। अब ये एंगल कितना दे रखा है, 60, उसी से निकाल लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब हाइपोटेनियस गिवन है ना, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, 60 है, वही सेम फॉर्मूला लगा लो भाई, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी, क्योंकि 90 के सामने, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए जब मैं इसमें से ड्रा करूँगी यहाँ पे मिड में आएगा बिल्कुल वो परपेंडिकुलर, फॉर्मूला लगा लिया मैंने। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू P, 5 इधर ले आती हूँ, ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लगा दीजिए। फोर्स 12 न्यूटन इंटू 5 इंटू √3/2, ये कट करके 6, 30√3 यूनिट, या फिर आप लिख सकते हो ये न्यूटन इंटू मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, वो देख लेना उन्होंने यूनिट डाल रखा है ऑप्शंस में या न्यूटन मीटर, तो ये आप ऑप्शन में देख लेना, उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो आप। क्लियर है, कुछ भी नहीं था, वही सेम पहले वाला फॉर्मूला ही लगाया, बस इन्होंने अब ट्रायंगल दे दी थी गिवन, तो उसमें हमें XY के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बन गई थी। ठीक है, बनती इसमें ट्रायंगल बनी जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन देखिए। अब 3rd क्वेश्चन में क्या है, कहते इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 16 यूनिट, एरिया गिवन है, व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ, जब एरिया दे दिया, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो मुझे पता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 2 इंटू 16 डैट इज 32 यूनिट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, 32 यूनिट आ गया। कुछ भी नहीं था, हो गया 1 मिनट में आंसर, 1 सेकेंड में हो गया, मिनट भी नहीं मैं बोल सकती। लेकिन यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखा था, ओके है, ठीक है, ओके है। लेकिन अगर इन्होंने ये ना लिखा होता, ये दिया होता इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 16 यूनिट बट विल बी द फोर्स, और ऑप्शन आपकी न्यूटन में ऑप्शंस होती सारी क्योंकि फोर्स है, उन्होंने फोर्स पूछ लिया, तो फोर्स क्या आता? देखो फोर्स पूछ लिया, मोमेंटम वर्ड नहीं लिखा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, व्हाट विल बी द फोर्स, ये भी लिख सकते हैं आगे लाइन, इफ फोर्स इज एक्ट एज वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या फोर्स इज एक्ट एज अ ऑर्डर ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है कि फोर्स और ट्रायंगल की जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, ये बन जाता है। अब मोमेंटम आपके पास ये आ गया है ना, मोमेंटम आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकती थी, क्या, मोमेंटम आ गया, एरिया आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है, विच इज़ इक्वल टू 16, यही दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था, ठीक है, मैंने 16 ले लिया, ठीक है जी। अब मोमेंटम ऑफ द फोर्स इज 32 आया, दैट इज आल्सो रिटन एज फोर्स इंटू हाइट, फोर्स इंटू हाइट, इसको फोर्स इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं हाइट की वैल्यू निकाल लूँ तो विच बिकम 32/f, 32/f, ठीक है, 32/f आ जाएगी। h की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दूँ, 1/2 इंटू BC इंटू 32 बट गलत हो गया ना, आई थिंक फोर्स नहीं पूछेंगे, फिर मोमेंटम पूछेंगे, क्योंकि f और BC तो इक्वल है, तो दोनों आपस में कटोगे, हाँ, क्योंकि इक्वल फंडा ही हम यूज़ कर गए ना। मैं फिर अकेली फोर्स नहीं पूछेंगे, आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन गलत बना लिया खड़े खड़े। है ना, या फिर हाँ मोमेंटम ही आएगा भाई, ठीक है भाई, सही है, फोर्स नहीं पूछेंगे भाई फिर, क्योंकि फिर वो हाइट देंगे, अगर फोर्स पूछेंगे ना तो वो हाइट भी देंगे साथ में, तो वो हाइट भी देंगे, अगर फोर्स पूछेंगे तो हाइट भी देंगे, ठीक है ना। इफ़ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 8 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस साथ में देंगे, या फिर डायग्राम देंगे भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकले हमसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे, तभी हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं भाई, है ना, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर मान लो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि खड़े खड़े यहीं पे क्वेश्चन बनाया ना मैंने, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो 8 मीटर दे दिया, तो फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। अब एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया 16, 1/2 बेस का मतलब फोर्स ही हो जाएगी, चाहे फोर्स लिख लो हमें पता है, इंटू हाइट कितनी है 8, कटिंग करके 4 4 द 16, यानी कि फोर्स आपकी फिर 4 न्यूटन आती, हाँ फिर आती 4 न्यूटन, ठीक है जी। एक रह गया था फॉर्मूले में लिखना, जब खड़े खड़े बनाते हैं ना क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो फिर देखना पड़ता है ना भी क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो वो साथ में देंगे तभी सॉल्व होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कपल की तरफ, क्योंकि मूवमेंट हो गया ना, तो कपल में भी हम मूवमेंट ऑफ कपल ही निकालते हैं। अब कपल की डेफिनेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि कपल की डेफिनेशन से क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना, कपल की डेफिनेशन से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अब कपल है क्या, एक कपल और सेकंड वन इज क्या कहते हैं उसको, आर्म, कपल की आर्म। कपल की पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, है ना, आपको समझा दूंगी। टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस not having same line of action form couple, बस यही थी, ठीक है, फॉर्म कपल। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये काम। देखो क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है इसमें। फर्स्ट वन, टू इक्वल, है ना, यानी कि टू
ओहो ये नहीं है ना, डैट मीन्स टू इक्वल, ठीक है, इक्वल। सेकेंड कंडीशन इज अनलाइक एंड पैरेलल, अनलाइक एंड पैरेलल, दैट मीन्स अनलाइक एंड पैरेलल भाई ऐसे बनती है, हमने पहले पार्ट्स में किया था, टू फोर्स विच आर पैरेलल एंड अनलाइक, अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में होगी, पैरेलल है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन गया। अब वो तो रिजल्टेंट हम निकालते थे क्योंकि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया कि टू इक्वल फोर्सेस, दैट मीन्स ये फोर्सेस भी P है और ये फोर्स भी क्या है, P है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में आ जाती हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो हमारे पास ये जो डायग्राम बन जाती है डैट इज द क्या हो जाती है, कपल, डैट इज अ कपल। जैसे हम गाड़ी के स्टीयरिंग की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल इक्वल दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगती है, ठीक है नहीं, और उनके बीच में जो वो डंडा होता है दैट इज कॉल्ड द आर्म, ये भी जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द आर्म ऑफ द कपल, कुछ भी नहीं है, तो इसे हम जो ये ए बी डिस्टेंस हो गया दैट इज कॉल्ड द आर्म, आर्म ऑफ कपल इज ए बी, आर्म ऑफ कपल इज ए बी, ठीक है जी। भी मैंने पैरेलल एंड अनलाइक एंड पैरेलल एक में लिख दिया, अलग अलग करके भी लिख सकते हो। थर्ड वन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, बस ये तीन कंडीशन याद रखना। अगर ये तीन कंडीशन किसी फोर्सेस में फॉलो हो रही हैं तो वो क्या बना देती हैं, आपके पास एक कपल बना देती हैं, क्या बना देती हैं, एक कपल बना देती हैं, ठीक है जी। अगर तीनों फोर्स आपस में सॉरी ये फोर्सेस क्या है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये आर्म्स की लेंथ दी होती है, ये फोर्स तो एक ही दी होगी क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, तभी वो कपल बनाएंगे। सेकेंड कंडीशन इसमें हम क्या नोट करेंगे, फॉर्मूले देखिए इसमें से, हमने उस सेम फंडा वही भाई पॉजिटिव और नेगेटिव कपल का, सेकेंड वन इज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव में देखिए अगर आपके पास इस फॉर्म में कपल है ना, ये भी फोर्स है, देखो एरो इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है जी। इसका सेकेंड पार्ट नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, अब आपके पास ऐसी डायरेक्शन में है, ठीक है जी, ऐसी, तब आपको सोचो क्योंकि ये इसी फोर्स की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब ये फोर्स मैंने ऐसे बना दी, अब ये ऐसे मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव। क्योंकि ना आपके ना सम टाइम एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नेगेटिव कपल होते हैं तो उसमें हम क्या डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और हमने निकालना वही होता है भाई, मूवमेंट ऑफ द कपल निकालना होता है। तो मूवमेंट ऑफ द कपल आपका कैसे निकलता है, मूवमेंट क्या किया था हमने, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब एक मिनट देखो स्पेस कितनी क्या है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल। अब इसमें कुछ मैं थ्योरम्स, कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोट करवाऊंगी, वो ध्यान में रखना। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, हमने मूवमेंट क्या किया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई यहाँ पे जब कंडीशन ही ये बन रही है, फोर्स इक्वल है, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम ही कर जाते हैं, ये जो आर्म है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर जाती है, बस। मूवमेंट ऑफ द कपल क्या हो जाता है भाई, फोर्स इंटू आर्म, यानी कि ए बी, ठीक है, फोर्स इंटू आर्म, आइदर फोर्स लिख सकते हैं भी, कोई भी फोर्स ले लो क्योंकि दोनों इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू आर्म दैट इज द मूवमेंट ऑफ द कपल, हमने सिर्फ मूवमेंट ऑफ कपल ही निकालना होता है, दैट इज द फोर्स इंटू आर्म, ठीक है जी। अब इसमें एक दो प्रॉपर्टीज भी हैं, कॉप्लेनर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, कॉप्लेनर फोर्सेस वही हो जाती हैं
जो एक ही प्लेन में लाई करें उसे हम बोल देते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, और इसको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो फोर्स इंटू आर्म ही लिखा है ना मैंने, फोर्स इंटू आर्म, इसको एक ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। वे ऑफ राइट डाउन, पी मीन्स फोर्स, एफ ही लगा देती हूँ ना, एफ इंटू ए बी, यानी कि फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकेंड वन इज आर्म, फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकेंड वन इज आर्म, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कपल की नोटेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चंस कराने से पहले इसकी एक दो प्रॉपर्टीज करवानी है, पहले वो समझिए। ठीक है, ये तो ऐसे ही जा रही है, दो फोर्सेस की बात की गई है ना, दो फोर्सेस की बात, तीन फोर्सेस के बारे में ही समझेंगे। नोट हो गया होगा भाई, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो चाहे पॉज कर लिया करो। अब ये तीन बातें कपल के बारे में नोट हो गई हों तो 4 नंबर नोट करेंगे। प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से। 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, कपल भी लिखा हो तो भी बात एक जैसी है। ठीक है ना, फॉर्मिंग, देखो वही गला है, मूवमेंट ऑफ फोर्स फॉर्मिंग कपल लिख रखा है, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल। ठीक है, अबाउट अ पॉइंट इज कांस्टेंट, क्या होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या होता है भी जी, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये चीज़ अब हम समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, जैसे जो कपल बना रही हैं, हमने उन फोर्सेस की बात करनी है जो कपल बना रही हैं। ठीक है, फॉर्मिंग कपल, ये मैंने फोर्सेस ले ली दोनों जो कपल बना रही हैं, दैट इज़ द आर्म ए बी। ठीक है, दैट इज़ द आर्म ए बी। अब अगर मैं किसी पॉइंट के अलोंग मूवमेंट लूँ, ए पॉइंट के अलोंग मूवमेंट लूँ, ठीक है ना, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, क्योंकि पॉइंट के लिखा है अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अलोंग लूँ तो इसमें अगर बात की जाए तो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो पी हो गई, इसका यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज आल्सो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा अभी, कांस्टेंट वैल्यू ही बन जाएगी। पॉइंट यहाँ पे भी ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, P1 ले लूँ ना, P4 ले रखी है, कहीं पे भी इन द प्लेन, ये सारा इसका प्लेन हो गया, प्लेन में कहीं पे भी मैं पॉइंट ले लूँ, कहीं पे भी मैं पॉइंट ले लूँ, उनके जो मूवमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, और उनका अगर मैं सम करूँ कांस्टेंट वैल्यू का, अलजेब्रिक सम करूँ, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट सम आएगा। ठीक है जी, लेकिन ये चीज़ तो पता है, लेकिन अगर पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन पे यानी कि आर्म पे ही लाई कर जाएं तो हमारा, अगर अबाउट पॉइंट निकाल रहे हैं मोमेंटम तो, ठीक है जी, तो हमारा वो 0 हो जाएगा। ये चीज़ नोट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव करवा दिया मैंने, ये चीज़ बता दी। अब एक चीज़ और बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि पहले सारी कंडीशंस करके ना उसके बाद मैं आपको वो करवाऊँगी क्वेश्चन, उसके बाद करवाऊँगी। उसके बाद देखिए जीरो कपल्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रह ना जाए बीच में। जीरो कपल क्या है, जीरो कपल क्या हो जाएगा भाई, जब आपके पास जो फोर्सेस हैं, क्योंकि ये फोर्सेस ही हैं जो कपल फॉर्म कर रही हैं, फोर्सेस फॉर्मिंग जो कपल बना रही हैं, फोर्सेस फॉर्मिंग कपल हैज़ सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, वही बात होगी। अगर लाइन ऑफ एक्शन ही उनकी सेम हो गई तो ये आर्म उसमें रिमूव हो गई, तो वो कपल कौन सा हो गया, जीरो, क्योंकि वहाँ पे कोई कपल ही नहीं बना, तो वो क्या हो गई, जीरो कपल हो गई। ठीक है जी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जीरो भी कह सकते हैं हम, तो अभी हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो कपल की बात आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा कपल कब फॉर्म होता है, जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, या फिर हैज़ नो सेम लाइन ऑफ एक्शन। बट अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाती है, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इफ़ टू, ऐसे बोलेंगे आपको, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, इफ़ टू अनलाइक
पैरेलल फोर्सेस, इफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इफ टू इक्वल वर्ड भी लगा हुआ तभी पता चलेगा। इफ टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, फॉर्म कंडीशंस होगी कपल, जीरो कपल, ठीक है ना, कपल, जीरो कपल, एक दो ऑप्शंस, मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है ना, नन, ये लिखा हो सकता है आपके पास। तो हमें पता है यहाँ पे हम क्या पढ़ लेते हैं, तो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है तो हम सीधा कपल पे टिक कर देते हैं, है ना। लेकिन क्या चीज़ नहीं देखते कि हैज़ सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन आ गया तो हमारा जीरो कपल पे टिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, जीरो कपल हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हमने पढ़ा कपल में क्या होती है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होती हैं, लेकिन अगर सेम वर्ड किया गया है तो सेम वर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि जीरो कपल फॉर्म हो रहा है। ओके जी। नाउ नेक्स्ट वन एक थ्योरम का रिजल्ट है। वीडियो बहुत लंबी हो गई भाई, फिर कंप्रेस नहीं होगी, है ना, मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट वन रिजल्ट अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी करवाती हूँ, तो यहाँ तक सफिशेंट है, ठीक है। जीरो कपल तक नोट कीजिए, इसके बाद मैं अभी करवाती हूँ आप लोगों के सामने।